बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है ज्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 29। मैं तुम्हें बताना चाहता था ये सब कुछ मुझ पे बचपन ही से मुसल्लत है हैक। तुम यकीन करना चाहो तो यकीन कर लो, और अगर यकीन ना आए तो तुम्हें तो हेप्टानिज्म का कुव्वत हासिल है। मुझे तन्वीनी नीम सुलाओ और ये मालूम करो कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। हैक की आंखों में गहरी सोच के आसार नजर आए। उसने कहा, तुम्हारी बात वजनदार है, मुझे इस पे गौर करना होगा। अच्छा ऐसा करो, थोड़ा वक्त आराम करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें परेशानी हो या फिर तुम जिन मराहिल से गुजरे हो उनमें अपनी कुव्वतें खो चुके हो। वो जुमला दूरा छोड़ के खामोश हुआ। फिर उसने कहा, आओ हम दुश्मन तो रहे ही हैं, कुछ वक्त के लिए कम से कम दोस्ताना अंदाज इख्तियार करें जब तक एक बार हम एक दूसरे के मुकाबिल ना आ खड़े हों। दिलचस्प पेशकश थी। मुझे भी भाई और ये हालात का तकाजा था, क्योंकि जो लम्हात मुझ पे बीत चुके थे उन्होंने मुझे वाकई तकरीबन दीवाना कर दिया था। मसनूई दीवानगी का मुजाहिरा तो मैं कर ही चुका था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि सचमुच दीवाना हो जाऊं। अब अगर हैक से तुआवन ना किया और अपनी जिद का मुजाहिरा करता रहा तो जो नतीजा होगा मुझे खुद भी उसका अंदाजा था। बेहतर यही था कि इससे ताउन करके अपनी तकदीर के फैसले का इंतजार करूं। हैक से इंतकाम लेना अगर मेरी तकदीर में नहीं तो मजबूरी है, लेकिन कम से कम यकसुई तो नसीब हो। ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट। हैक मेरी सूरत देख रहा था। मैंने उससे कहा, ठीक है मिस्टर हैक, हम एक दिलचस्प तजर्बे के लिए तैयार हैं। आप भरोसा करें, मैं भी किसी घटिया किस्म का इंसान नहीं। जब आपसे कोई वादा करूंगा तो उसकी तकमील भी करूंगा। मैं जानता हूँ ऐसा ना होता तो मेरा रवैया तुम्हारे साथ मुख्तलिफ होता। तुम एक कच्चे खानदान के साहिब ज़र्फ और मायारी इंसान हो। तुम्हारा दुश्मन होने के बावजूद मैं इस बात का इतराफ कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कब और किन हालात में मुझसे क्या रवैया इख्तियार करोगे। अब ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए आराम का बंदोबस्त करता हूँ। अपने आप को बिल्कुल बेहतर हालत में पाओ तो मुझे उसके बारे में बताना, मैं तुमसे मुलाकात कर लूंगा। मैंने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी थी। सीने के अंदर दिल की फड़फड़ाहट भी अजीब होती है। कभी कभी तो दिमाग ही फैसला नहीं कर पाता कि ये कमबख्त दिल आखिर चाहता क्या है, क्यों इस पे तरतीबी से धड़क रहा है। बहरहाल दिल की चाहत का तस्वर सदियों पुराना ख्याल है। मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है कम से कम मुझे नहीं मालूम। सोचें क्या वाकई दिल में होती हैं? फैसले दिल करता है या दिमाग करता है? मेरे ख्याल में ये एक बेहद लंबी और बेमकसद बहस थी। हैक, जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी का एक तवील वक्त जाया कर चुका था, जिंदा सलामत मौजूद था। कोई उलझन, कोई तकलीफ, कोई परेशानी उसे ना थी। बल्कि यहाँ मगरबी जर्मनी में वो जिस अंदाज में मेरे सामने आया था वो काबिले रश्क था। उसने किलकिता में मुझे अपना तारुफ गलत नहीं कराया, सब कुछ साफ साफ बताया। उसने मुझे अपने बारे में कि वो एक स्मगल है। मैंने ही उसके खिलाफ काम शुरू किया, और वो भी कुछ खास वजूहात की बिना पे। लेकिन ये भी एक सच है कि वो हालात का हुक्मरान ही रहा था और मुझे उसके सामने हर लम्हे शिकस्त हुई थी। उसने हजारों सतून मेरे रास्ते में खड़े किए और मुझे उसके मुकाबले में नाकामियों का सामना करना पड़ा। और अब वो फिर से मेरे सामने आया, और ये एक सच्चाई थी कि एक फातह की हैसियत से सामने आया था। बिल्कुल बेबस करके रख दिया था, कुछ भी नहीं कर सकता था मैं उसके खिलाफ। बहरहाल ये एक अफसोसनाक अमर था, और अब वो मुझसे इन लोगों के बारे में पूछ रहा था जो मेरे मददगार मेरी पुश्त पे थे। कहाँ मर गए सारे के सारे? वैसे तो अकीदत और मोहब्बत के तो मार बांध देते थे, और अब जब मैं एक मुस्तकिल मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ तो सब मेरा रास्ता छोड़ गए। मैंने दर हकीकत दिल में फैसला किया कि अब धोखा दही से काम लूंगा और अपना पिछला रवैया तब्दील कर दूंगा। अपनी कुव्वत इरादी भी कोई चीज होती है। हमेशा हालात के हाथों में खेलता रहा था, लेकिन अब हालात को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। हैक को इन लोगों के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए, पता नहीं कमबख्त यकीन भी करेगा या नहीं करेगा। वैसे जब कैंप में मेरी रिपोर्ट लिखी गई थी तब भी मैंने अपने बचपन, सीतागढ़ी, अपने वालिद के बारे में तो सब कुछ बता दिया था, लेकिन गाशिर बरम की कहानी उन्हें नहीं सुनाई थी।
सेवक सिंदोरती, वरदान सधानी या और किसी के बारे में कुछ नहीं बताया था। हालांकि माशरा, अशम संथानी और न जाने क्या क्या मेरे जहन में आया, लेकिन मैंने सोचा कि वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। चुनाचे मैं वहां से गुजरा तो क्या अब हैक को इस बारे में बताऊं, कहीं ऐसा ना हो कि हैक मेरी तमाम तर हकीकतें जानने के बाद कोई गड़बड़ करे। बहरहाल आज भी दिल में ये खसरत थी कि हैक से इंतकाम ले लूं। कभी कभी इंसान खुद अपनी जात को नहीं समझ पाता। मैं इस दौरान बहुत से किरदारों से मुतारिफ हुआ था, उनसे ज़हनी कुर्बत भी रही थी और जिस्मानी कुर्बत भी। इसका आगाज एलिस फेवरी से हुआ था। मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि सुल्तान चचा या दूसरे लोग मुझे मेरे बाप से मुंसलिक जरूर करते थे, और ये बात तो है मेरे इल्म में भी थी कि वालिद साहिब किबला शौकीन मिजाज आदमी थे और खास तौर से अपनी रंगीन फितरत की बिना पे शोहरत के हामिल भी थे। लेकिन मेरे जहन में तो ये सब कुछ ऐसे लगता था जैसे किसी शैतानी अमल के तहत आया हो और इसमें मेरी अपनी कावशों का दखल ना हो। या फिर वही दूसरी बात कि इंसान अपने आप को मासूम समझता है और कभी कभी अपने हर गुनाह को इत्फाकात और हालात से मंसूब करने की कोशिश भी करता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हैक के हाथों बेबस हो जाऊं, क्या करूं? मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे यहाँ मुझे थोड़ी सी आज़ादी दे दी गई हो। अपनी इस कैद से बाहर निकल आया था। हालांकि कैंप जैसी जगह थी, ये भी संतरी भी थे और शायद दूसरे कैदी भी, लेकिन अंदाजा ये हो रहा था कि ये हैक की मेहरबानी है। इसने बेहतर तरीक़ेकार इख्तियार करने के लिए मुझे ये आज़ादी दी थी। जब बेचैनी जरूरत से ज्यादा हुई तो मैं बाहर निकला। मुझे अंदर रह के ये अंदाजा नहीं था कि बाहर मध्यम मध्यम बारिश हो रही है। बादलों की गिड़गिड़ाहट पर भी मैंने पहले गौर नहीं किया, लेकिन अब बाहर आके देखा तो मध्यम बूंदों के साथ बादल भी गिरज रहे थे। एक अजीब सा एहसास दिल में पैदा हुआ। मैं बेमकसद टहलता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये एक पतली सी राहदारी थी जिसके दोनों तरफ ऊंची दीवारें नजर आ रही थी। पैरों में कूड़ा पड़ा हुआ था। गालिबन कोई ऐसी जगह थी जहाँ से सफाई वगैरह नहीं की जाती थी, अलबत्ता बदबू न थी। मैंने सोचा कि आगे चलकर दूसरी सब एहतियात करूं और किसी ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां ठंडी और खुशगवार हवा फेफड़ों में खींची जा सके। अभी मैं आस्था चल रहा था कि अचानक ही किसी ने मेरा बाजू पकड़ा और जोर से अंदर घसीट लिया। मेरे हलक से मध्यम सी आवाज निकल गई। बाजू पकड़ के खींचने वाले ने कहा, उल्लू के पट्टे, मुझे भी मरवाओगे क्या? अपना हलक बंद रखो। जुमले अंग्रेजी में कहे गए। मेरा हलक तो है क्या ही बंद होता, आवाज अलबत्ता बंद हो गई। घसीटने वाले ने मुझे घसीट कर दूर तक ले जाने का अमल किया और फिर बोला, चलो बैठो बैठो, आ जाओ मेरे पीछे पीछे और कोई हमाकत का काम ना करना, वरना बेटे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने बेख्तियार उसकी हिदायत पे अमल किया और उस अजीब सी जगह में बैठकर गुजारने लगा। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो कोई सुरंग है, तंग और कुछ इस तरह की जैसे फरार के लिए बनाई गई हो। रात के ढेर पड़े हुए थे और सुरंग बड़ी पतली थी। आगे वाला शख्स हाथ पैरों के बल रेंगता हुआ मगरमच्छ की तरह आहिस्ता आहिस्ता उस कब्रनुमा सुरंग में सफर कर रहा था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं उल्टे कदमों वापस पलट जाऊं, लेकिन अचानक क्यों मैं उसके साथ आगे बढ़ता चला गया। हम दोनों एक एक इंच के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। अभी न जाने कितना रास्ता तय किया था कि ऊपर से किसी के भारी जूतों की आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहे। मैं तो बिला वजह ही इस चक्कर में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन आने वाला शख्स न जाने कौन था। बहरहाल इस तंग और गुटी हुई सुरंग में रेंगते हुए घंटे घुटने और कोहनियां छिल गई थी। यहाँ तक कि सुरंग का हाथमा हुआ और आगे वाला शख्स सुरंग से बाहर निकला। शायद वो गालियां बकने का आदी था, इसलिए उसने अंग्रेजी में 2-4 गालियां दी और बोला, मर गया क्या यार, तू इंसान है या गधा? हर मरहले पे इसी तरह गधेपन का सबूत देता है। गेरवन उल्लू के पट्टे बाहर निकला, वरना सुरंग में ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने हैरत से सोचा कि ये गेरवन कौन है, और उसके बाद सूरत-ए-हाल मेरे जहन में आई। गलत फहमी, कोई बहुत बड़ी गलत फहमी। ये आगे जाने वाला शख्स गेरवन नामी आदमी के साथ गालिबन इस सुरंग के जरिए फरार होना चाहता था, जो मैंने खुद जहां बनाई थी। लेकिन बदनसीब गेरवन कामयाब ना हो सका। फिर मैं बाहर निकला। मध्यम मध्यम बूंदाबांदी अभी जारी थी। आगे वाला शख्स, जो एक घुटे हुए बदन का आदमी था, मुंह उठा के गहरी सांस ले रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, बादल गहरे हैं, बारिश तेज हो गई तो। ये कहकर उसने मुझे देखा और अचानक ही पीछे हटके उछल गया। अब एकदम से उसे अंदाजा हुआ कि मैं गेरवन नहीं। उसने अपना हंजर सीधा किया तो मैंने दोनों हाथ उठा के कहा, अगर तुम्हारे वक्त है तो वापस इस सुरंग से अंदर जाओ और गेरवन को तलाश करके ले आओ। वो मुझे घूरता रहा। शुक्र था कि उसने हमला करने की कोशिश ना की, वरना उसके हाथ में दबा हुआ खंजर काफी खतरनाक नजर आ रहा था। बमुश्किल तमाम उसकी आवाज उभरी, तुम कौन हो?
صرف ایک لمحے کے لیے گزرے ہوئے حالات پہ غور کرو. میں اس راہداری میں چلتا ہوا کھلے علاقے کی جانب جا رہا تھا. مجھے معلوم نہ تھا کہ راہداری کے اطرافی دیواروں میں کوئی پوشیدہ ہے. تم نے بازو پکڑ کے مجھے اندر گھسیٹا اور ایسے مجھے سرنگ میں آنے کا اشارہ کیا. ویسے میں تمہیں بتاؤں کہ میں بھی اس جگہ کا قیدی ہوں اور ظاہر ہے فرار ہونے کی آرزو میرے دل میں بھی تھی، لیکن اس کی امید نہ تھی. وہ الو کا پٹھا اسی قابل تھا، رہ گیا پیچھے. حالانکہ یہ سرنگ بنانے میں اس نے مجھ سے زیادہ محنت کی تھی. 5:30 بج چکے ہیں. اگر کوئی بیرک میں آیا تو سمجھ لو زندگی ختم. اب اس کی گنجائش بالکل نہیں کہ میں واپس جا کے اس گدھے کی اولاد کو تلاش کروں. آؤ جلدی سے آگے آؤ، تقدیر تم پہ مہربان تھی. کبھی کبھی ہی کسی کو اس طرح بغیر محنت کے موقع ملتا ہے. دیکھو یہ آواز سنو. کیمپ کے اندر شور مچ گیا تھا. یہ قیدیوں کو بیدار کرنے کا شور تھا. حالانکہ 6 بج گئے تھے لیکن ابھی کیمپ کے اندر کافی اندھیرا تھا. پہرے دار سنتریوں کی کوٹریوں میں سرخ رنگ کی بتیاں جل رہی تھی. وہ غم آلود انداز میں گردن ہلاتا ہوا بولا، بد نصیب انسان، لیکن ہم کسی کے تقدیر کے ساتھ اپنی تقدیر نہیں جوڑ سکتے. زندگی کی یہ چند سانسیں اپنی ہی ملکیت ہونی چاہیے. دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. اوہو لیٹ جاؤ، اچانک ہی اس نے کہا اور میں زمین پہ لیٹ گیا. وہ خوفزدہ نظروں سے کیمپ کی طرف دیکھ رہا تھا. میری نظریں بھی اس طرف گئی. یہ موقع ایسا نازک تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی ہمیں موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی. کیمپ میں چاروں طرف پہرے دار موجود تھے. ان کی عقابی نگاہوں سے بچ کے نکلنا ناممکن تھا. بہرحال مجھ سے زیادہ وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا. پھر اس کی بھرائی ہوئی آواز آئی، مجھے اپنے ذہن کو اس غم سے نکالنا پڑے گا کیونکہ یہاں ایک معمولی سی بات پر گولی مار دی جاتی ہے. آؤ میرے ساتھ. اگر ہم اپنی تقدیر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سڑک کے دائیں جانب اس جنگل تک پہنچ جائیں جو صنوبر کے درختوں کا جنگل ہے تو پھر ہمیں آسانی سے تلاش نہیں کیا جا سکے گا. آؤ تقدیر کے دھنی آؤ، اس نے کہا اور سڑک کی طرف رینگنے لگا. کیمپ میں اب ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھی. اندازہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی تک کسی کو 2 قیدیوں کے فرار کا علم نہیں ہے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی اس بد نصیب شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا نام گیرون تھا اور جس نے سرنگ کے ذریعے باہر نکلنے کا منصوبہ بنایا تھا. لیکن نہ جانے کس وجہ سے وہ اندر ہی رہ گیا تھا اور میں باہر نکل آیا تھا. واقعات جیسے پیش آئے تھے اس کے تحت اب تک یہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا کہ میرا اس کیمپ سے نکل آنا میرے لیے فائدہ مند ہے یا پھر نقصان دہ. ہیگ نے مجھے سوچنے کی پیشکش کی. وہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا جو کہ میرے پس پشت تھے، اور اگر میں واقعی اسے وردان سادھانی اور گاشم برم کے بارے میں بتاتا تو پتہ نہیں وہ اس پہ یقین کرتا بھی یا نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انسان اگر اپنے دشمن کے سامنے اسے تعاون کرنے پہ مجبور ہو جائے تو یہ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، اور ایسی بے بسی کو قبول کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. وہ میرا بدترین دشمن تھا اور یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ اگر وہ مجھے تنوینی نیند نہ سلاتا تو شاید میری زندگی کا رخ ہی بدلا ہوا ہوتا. میرا باپ اس غم سے مر گیا کہ میں نے مجرمانہ زندگی اختیار کی. اس شخص کا شکریہ جس نے کم از کم آگے کے لیے جدوجہد کرنے کا موقع دیا. پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے. بہرحال میں اس کی جانب ہوا. وہ کہنے لگا، سنو اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر ہم خوف سے ایسے رینگ رینگ کر آگے بڑھتے رہے تو ضرور پکڑے جائیں گے. اٹھو، ویسے ہی وقت پہرے داروں کی ڈیوٹیاں تبدیل کرنے کا ہے اور رات کے پہرے دار ناشتہ کرنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے ہیں. دن کو ڈیوٹی دینے والے ناشتہ کر کے اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں. بہرحال میں نے آگے پیچھے کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگایا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا اور ایسے ہم پوری قوت کے ساتھ بھاگ اٹھے. یہاں تک کہ ہم جنگل میں داخل ہوئے. اس نے گڑھا تلاش کیا اور اس میں چھلانگ لگائی. میں ایک مفرور قیدی کی حیثیت اختیار کر چکا تھا. اس نے کہا، آخری بار افسوس کر رہا ہوں کہ گیرون بد نصیب اسی قید میں رہ گیا. ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ نصیب بڑی حیثیت رکھتے ہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ حقان، میں نے جواب دیا. صحرائے گوبی کے رہنے والے ہو؟ بہرحال کہیں نہ کہیں کا ہوں. میرا نام مارک ہے، مارک گیو. تم چاہو تو مجھے گیو کہہ سکتے ہو یا مارک بھی کہہ سکتے ہو. اب آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے سوال کیا. سب سے پہلے یہ لباس تبدیل کرنا ہے. پتہ نہیں گیرون کا لباس تمہارے بدن پہ پورا آتا ہے یا نہیں. تمہارا لباس تو بالکل ٹھیک ہے، میرا لباس البتہ بری طرح خراب ہے. میں لباس تبدیل کروں، اس کے بعد ہم سیدھے اسٹیشن جائیں گے. اسٹیشن؟ ہاں. تو کیا ٹرین کے ذریعے سفر کرنا ہے؟ لو، اور کیا تمہیں کوئی ہوائی جہاز لینے آ رہا ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہم ٹرین میں پہچانے نہیں جائیں گے. ہم تو ہواؤں میں بھی پہچانے جا سکتے ہیں. پتہ نہیں تم کس سلسلے میں یہاں قید ہوئے. مجھے برطانوی جاسوس سمجھتے ہیں. برطانوی جاسوس؟ ہاں، یہ تو مجھے بھی سمجھا جاتا ہے. کیا تم برطانوی جاسوس ہو؟ اگر ہوں بھی تو کم از کم تمہیں تو نہیں بتاؤں گا.
نہیں ایسی بات نہیں، میں انڈین ہوں اور میرا تعلق برٹش نیوی سے ہے، بلکہ تم یوں سمجھو کہ بحری انٹیلیجنس کا ایک کارکن ہوں۔ اوہ مائی گاڈ، اچھا میں بھی برٹش ہوں، برٹش آرمی کا ایک رکن۔ تب تو تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، کم از کم ہمارا تعلق ایک ہی مقصد سے ہے۔ ہاں وہ جلدی جلدی اپنا لباس اتارنے لگا، پھر اس نے اپنا لباس تھیلے میں رکھا، دوسرا تھیلا اسے میرے حوالے کیا اور بولا آؤ چلو ادھر سے اب چلتے ہیں۔ جنگل میں کچھ اور آگے جا کے پانی کے پائپ سے ہم دونوں نے ہاتھ منہ دھویا، پیر صاف کیے۔ وہ کہنے لگا یہ وردی ہمیں چھپانی ہے، اگر ہم اسے جنگل میں پھینک دیتے ہیں ضرور جلدی یا دیر سے پتہ چل جائے گا وردی پہ نمبر پڑا ہوا ہے، کم از کم میرے بارے میں وہ جان لیں گے۔ ویسے کمال کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل پہلا موقع ہے، ابھی تک ان لوگوں کو 2 قیدیوں کے فرار کا علم نہیں ہوا اور سائرن کی آوازیں بھی نہیں آئیں۔ آؤ چلیں۔ میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، میں نے بھی ایک نظر اپنے لباس پہ ڈالی اور نظریہ میرا یہ تھا کہ ہے کہ سامنے زبان کھولنے سے بہتر ہے کہ دوسرے خطرات قبول کر لیے جائیں۔ میلے دور تک پھیلا یہ جنگل نہ جانے کتنی دور تک چلا گیا تھا۔ صنوبر اور چیر کے درخت خاموش اور اداس کھڑے تھے، دور دور تک کہیں انسانی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ موسم انتہائی سرد تھا، ہوائیں بے حد ٹھنڈی تھی، اس وجہ جنگل میں کسی کا نکل آنا حماقت کی بات تھی۔ بہرحال مارک کو راستے کے بارے میں شاید کافی معلومات تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے اپنی وردی ایک گڑھے میں ڈال کے اس پہ مٹی ڈالی اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑے فاصلے پہ لوہے کا ایک پل نظر آیا، اس کے بعد ریلوے اسٹیشن تھا۔ پل عبور کر کے ہم لوگ آخر کار ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ وہاں پہ ہچا ہاسا رستہ، بہت سے لوگ گاڑی کے انتظار میں ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ مارک نے میرا ہاتھ دبایا اور بولا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے ایک ایک لمحہ موت کا لمحہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس منحوس کیمپ سے نکل آئے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ وہ لوگ بڑے محتاط ہیں، انہیں ہمارے فرار کا علم ہو جائے گا، اس کے بعد چاروں طرف ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ ایسا کرو تھوڑا فاصلہ اختیار کرو، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی خطرناک مرحلہ آئے تو ہم ایک دوسرے کی فکر نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جان بچائیں گے۔ اگر ہم دونوں الگ الگ مشکل میں گرفتار ہوئے تو تم مجھے جنگل کے وائٹ ٹائر کے پاس مل جانا۔ کیا ہمیں ٹکٹ نہیں خریدنا؟ بالکل، تمہارے پاس رقم ہے؟ نہیں ہے تو یہ لو، اس نے کہا اور کچھ نوٹ میری جانب بڑھائے۔ میرے پاس بلا مقامی کرنسی کے ہونے کا کیا سوال، مگر اس نے تمام انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بہرحال ہم نے اپنے درمیان فاصلہ پیدا کیا اور لاپرواہی کا انداز اختیار کرتے ہوئے اسٹیشن کے بکنگ آفس کی طرف چل پڑے۔ ٹکٹ لینے والوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ میں جانتا تھا کہ مارک ٹکٹ خریدے بغیر سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ چیکر اگر بغیر ٹکٹ کے ہمیں چیک کرتا تو صورتحال خراب ہو جانی تھی۔ لیکن ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، وہ یہ کہ ٹکٹ لینے والے سے اس کے بارے میں تمام تفصیل معلوم کی جاتی تھی۔ مارک نے انگلی اٹھا کے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور خود قطار میں کھڑا ہوا۔ بہرحال یہ شخص میرے لیے فرشتہ ہی ثابت ہوا تھا، کیونکہ مجھے ہے کہ جنگل سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ مارک نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بکنگ آفس کے قریب پہنچا تو میری نظریں لوہے کی جالی کے پیچھے اس لڑکی کے چہرے پہ پڑی جو مسکرا کے کبھی کسی کو کوئی سوال کرتی اور ٹکٹ اس کے حوالے کر دیتی۔ بعض مسافروں سے اس نے شناختی کارڈ بھی طلب کیے۔ بہرحال مارک کی باری آئی، اس نے نہ جانے لڑکی سے کیا کہا کہ لڑکی مسکرائی اور میں نے اسے 2 ٹکٹ دیتے ہوئے دیکھا۔ قسمت کی دیوی مہربان نظر آتی تھی۔ مارک ٹکٹ لے کے باہر آیا، پھر ہمیں دور سے ریل گاڑی کی سیٹی سنائی دی۔ پلیٹ فارم پہ ہنگامہ سا بڑھا، اترنے والے مسافر ایک ایک کر کے باہر آ رہے تھے۔ ہم ہر شخص کو غور سے دیکھتے جا رہے تھے۔ مسافر یکے بعد دیگرے لوہے کے دروازے سے نیچے آتے رہے۔ چھوٹی سی ریل گاڑی تھی اور ہجوم کا یہ عالم کہ ایک دوسرے پر گرا جا رہا تھا۔ ہر شخص ٹرین پر ایسے چڑھنے کو تیار تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی بندوق لیے کھڑا ہے، اگر وہ گاڑی میں نہ بیٹھ سکا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ راہداری میں اب بھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، ہم دونوں ایک ہی ڈبے میں سوار ہونا چاہتے تھے۔ آخرکار ہم ایک مختصر سے ڈبے میں گھسے جو انسانوں سے کھچاکھچ بھرا ہوا تھا۔ جرمنی جیسے ملک کے شہر برلن میں یہ ہنگامہ آرائی میرے لیے خاص طور سے سخت حیران کن تھی، چونکہ میں نے جرمنی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن یہ وہ دور تھا جب جرمنی اپنے وقت کے عذاب سے گزر رہا تھا۔ مارک نے میرے کان میں سرگوشی کی، اگر ریل گاڑی میں ہمارے کاغذات چیک کر لیے گئے تو بس اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بہرحال سفر جاری رہا۔ کچھ گھنٹوں کا یہ سفر اس قدر خوفناک تھا کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن میرے ذہن میں سوچ کے دوسرے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ہیگ میرے فرار کے بعد کیا عمل کرے گا؟ ویسے اس نے جس طرح میرے لیے مصیبتوں کا بندوبست کیا، جتنی محنت مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کی، اس کے بعد تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ آسانی سے میرا فرار برداشت کر لے گا۔ لیکن بہرحال اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو ہم اس جگہ سے نکل آئے تھے
जिस का नाम मुझे पहली दफा मालूम हुआ था कि उसका नाम वर्लन है। कुछ अजीब सी अफरा तफरी की फिजा थी। ऐसे लगता था जैसे हर शख्स किसी की तलाश में हो, लेकिन ये हमारे अंदर का एहसास था और हम ये सोच रहे थे कि ये शख्स हमें तलाश कर रहा है। आखिरकार गाड़ी पीट हो नामी एक रेलवे स्टेशन पे रुकी तो हम नीचे उतरे। मार्क ने ये तजवीज पेश की। उसने कहा था, जब इन्हें हमारे फरार का इल्म होगा तो अपने तौर पर अकल के घोड़े दौड़ाएंगे कि हम कहाँ जा सकते हैं। बेहतर जगह छुपने के लिए कोई बड़ा शहर जहन में आ सकता है और हमने टिकट भी दूर का खरीदा है। अगर हम यहाँ उतर जाते हैं तो बेहतर जगह यहीं रहेगी। चुनाचे हम इस अजनबी जगह उतरे। पीटहोन कच्ची पक्की आबादी वाला शहर था। शहर में दाखिल होने के बाद तकरीबन हम 2 घंटे तक मारे मारे फिरते रहे। शहर की दूसरी जानिब पहुंचे, उसे आगे मीनू तक खेत ही खेत फैले हुए थे। हिम्मत जवाब देती जा रही थी। मार्क ने कराते हुए कहा, ऐसे लगता है जैसे टांगे जोर से लैदा हो जाएंगी। मैं तो यहाँ आराम करना चाहता हूँ। मगर मार्क, ये जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं। वो बरतानवी जासूस इतने बड़े खुले मैदान में लंबे पड़े हुए हैं, किसी की निगाह पड़ सकती है, हम मुसीबत में फंस जाएंगे। मार्क ने परेशानी से मुझे देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया कि मैं उसे सहारा दूं। उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से मेरे साथ आगे बढ़ा। तकरीबन 1 मील का फासला तय किया। नींद के मारे ये हाल था कि अगर इस वक्त कुछ तंगो तारीख कब्र भी हमें मिल जाती तो हम इसमें सोने के लिए तैयार थे। शायद प्यास भी सख्त लगी थी। आखिर एक बड़ी सी इमारत नजर आई जो काफी दूर थी। एक छोटी सी नहर खेतों को सैराब करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ हम रुके और जी भर के पानी पिया और इमारत की तरफ देखने लगे। अगर यहाँ हमें आराम करने के लिए जगह मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये इमारत एक स्कूल की इमारत थी। यहाँ हमें पनाह नहीं मिल सकती थी। फिर थोड़ी सी दूर आगे गए कि एक पाइपलाइन नजर आई। बड़े बड़े पाइप नीचे पड़े हुए थे और शायद काफी अरसे से पड़े हुए थे, क्योंकि उनके अंदर मिट्टी की तहें जमी हुई थी। ये हमारे आराम के लिए आला तरीन जगह थी। चुनाचे हम एक बड़े पाइप में घुसे। थैले हमने सर के नीचे रखे और थोड़ी ही देर के बाद हमारी पलकें जुड़ गई। हरचंद की सख्त सर्दी थी, बदन कांप रहे थे, लेकिन फिर भी हमें यहाँ काफी आराम मिला। उसके बाद हम खूब दिन चढ़े तक सोते रहे। बड़ा सुकून मिला यहाँ सोने थे। फिर न जाने किस वक्त आंख खुली। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर गहरी सांसें भरी। जरा उल्टा नाम है तुम्हारा, क्या नाम बताया था तुमने? कोई आसान सा नाम रख लो मेरा, मसलन बुर कह सकते हो। मगर ये नाम बस यूं ही मेरे जहन में आ गया था। मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। मार्क मुस्कुराने लगा, फिर बोला, डियर बुर्क, आर्जी तौर पर ये क़यामगाह हमारे लिए बेहतरीन है। आराम की नींद सोए हैं, किसी ने हमारे तक तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब है कि कुछ वक्त यहाँ गुजार सकते हैं। हाँ, इसमें क्या शक है। और फिर खाने की तलाश करें। मैं पाइपलाइन से बाहर निकला। हम लोग दूर तक निगाहें दौड़ाने लगे। तकदीर हमारा बेहतरीन साथ दे रही थी। थोड़े ही फासले पर एक ऐसी जगह बनी थी जहाँ से हल्की हल्की खुशबू उठ रही थी। हार्ड डॉग, मार्क ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हम दोनों उस जानिब चल पड़े। बेहतरीन किस्म के हार्ड डॉग निहायत सस्ती कीमत पर दस्तयाब हो गए थे। पेट भरकर खाए और बड़ा सुकून हुआ। मार्क ने कहा, आवारागर्दी बिल्कुल मुनासिब नहीं। पेट भर चुका है, हमें आगे के लिए मंसूबा बंदी करनी चाहिए। तो फिर बताओ आगे क्या इरादा है? जाहिर है यहाँ से आगे निकलना होगा। उसके लिए सीधी सी बात है, लंबा सफर करना होगा। कोई खास मंसूबा है जहन में? दोस्त, बरतानिया जाने के लिए हमें शदीद मेहनत करना होगी। हर तरह का खतरा मोल लेना होगा। हाँ, हमें ऐसा करना पड़ेगा। फिर रात हमने उसी पाइपलाइन में गुजारी और उसके बाद दूसरे दिन सुबह फिर अपने लिए जिंदगी तलाश करने निकल खड़े हुए। अब यहाँ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा जा सकता था, कुछ न कुछ तो करना ही था। और मार्क ने फैसला किया कि जैसे भी मुमकिन हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। ये छोटी सी जगह हमारे लिए मौजूद नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, यहाँ हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए महफूज रह सकते हैं। तो फिर क्या सोचते हैं? मार्क ने कहा और गहरी सोच में डूब गया। इन मुसलसल सोबतों ने दिलो दिमाग पे कैसी कहोलत और बेहिस्सी सी सवार कर दी कि बाज़ औक़ात तो दिल करता कि आंखें बंद करके गहरी नींद सोया जाए, चाहे जगह कोई भी हो, कोई भी हाल हो। अगर उस कैंप में होता तो मुमकिन है कुछ आसानियां फराहम हो जाती। लेकिन यहाँ भी तकदीर का हाथ था कि मार्क मुझे ऐसे निकाल आया और अब मैं यहाँ बेयारो मददगार बड़ा हुआ था। ना मार्क के जहन में कुछ था और ना ही मेरे जहन में। बस हम हालात के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तो जाहिर है किसी एक जगह तो वक्त गुजारा नहीं जा सकता था। चुनाचे जब थकन हो जाती तो आवारागर्दी कर लेते, खाने पीने की चीजें दुकानों से खरीद लिया करते। पर उस दिन हम ऐसे ही इस जगह से गुजरे कि अचानक मार्क ने किसी को देखा और एकदम बेख्तियार हो गया। मेरी समझ में न आया कि क्या हो गया है। वो तेजी से भागा, उस शख्स के करीब पहुंचा। जिस शख्स के वो करीब पहुंचा उसके कंधे पे जब उसने हाथ रखे तो वो ऐसे दहशत ज़दा हुआ जैसे मौत ने उसे दबोचा हो।
उसने पलट के देखा और फिर हक्का बक्का सा मार्क को देखता रहा। उसके बाद वो मार्क से लिपट गया। मैंने गहरी सांस ली। उस जगह भी ऐसा कोई शख्स है जिससे मार्क इसे मुखातिब हो सकता है कि दूसरे उसकी जानिब मुतवज्जे हो जाएं। यकीनन कोई ऐसी बात थी जिससे मार्क इतना मुतासिर हुआ था। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। वो शख्स मुझे देखकर एकदम से दहशतज़दा हो गया। मार्क ने कहा, नहीं गेरोन, ये दोस्त है। मैंने ये नाम सुना और मेरे दिमाग के सारे खाने रोशन हुए। गेरोन का नाम मेरे लिए अजनबी नहीं था। ये वही शख्स था जिसे मार्क के साथ फरार होना था। यार मार्क, तुम तो बड़े बेमुरवत और धोखेबाज निकले। पागल आदमी, ये बताओ तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ हम तीनों यकजा हो सकें? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ कोशिश करता भी रहा हूँ लेकिन कोई बेहतर जगह तलाश नहीं कर सका। तब फिर आओ हमारे साथ। अभी तक वो पाइप लाने हमारे लिए बेहतरीन पनाह साबित हुई। कोई उस तरफ मुतवज्जे नहीं होता था। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए आखिरकार हम पाइप लाने तक पहुंचे। गेरोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये जगह भी देख चुका हूँ, मगर मेरे इल्म में न था कि ये तुम्हारा हेडक्वार्टर है। जगह वैसी अच्छी है, दूर तक खामोशी और सन्नाटे का राज रहता है, सिवाय इस दुकान के जहाँ बर्गर वगैरह मिलते हैं। लगता है वो दुकान हमारे लिए खुली है। अच्छा है, तुम सुनाओ, कैसे निकले वहाँ से? तुम्हें क्या हुआ था? तुम तो बिल्कुल ऐसे गायब हुए जैसे मुझे छोड़कर भाग गए। वो तो शुक्र था कि बारिश में वो लोग मस्त हो गए थे, उन्होंने मुझ पे तवज्जो ना दी। मैं तुम्हारा ही इंतजार करता रह गया था। यार बस गड़बड़ हो गई। मार्क ने मुख्तसर अल्फाज में उसे बताया कि उसकी जगह में गियो के हाथ लगा और गियो रात की तरीके में ये सोचकर मुझे बाहर लाया कि ये गेरोन है। गेरोन ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोला, ब्रिटिश हो ना? हाँ, ब्रिटिश ही समझो। तुम्हारा चेहरा मेरा तो अंग्रेजों जैसा है, लेकिन एक तब्दीली है इसमें। इसका नाम हकान है और ताल्लुक हिंदुस्तान से है। वही तो मैं कहता था। बहरहाल तुमसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा हुआ तकदीर ने एक और शख्स को हमारा साथी बना दिया। इनका ताल्लुक भी ब्रिटिश नेवी से है। वाह, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। मगर दोस्तों, क्या कर रहे हो ये बताओ? अभी कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाने के ख्याल से भागे भागे फिर रहे हैं। यही कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ। असल में अगर हम यहाँ से निकलकर स्वीडन पहुँच जाएं तो जिंदगी बचाने की उम्मीद हो सकती है। मैं इस सिलसिले में कोशिश कर रहा हूँ। तुमने कोई ऐसी जगह तलाश की है? हाँ, एक ऐसे कैफे जहाँ स्वीडन के अक्सर मिला आते रहते हैं, उनके जरिए किस्मत आजमाई जा सकती है। वैसे तुम भी अपने आप को स्वीडन का बाशिंदा जाहिर करना। गेरोन हमें समझाता रहा। वो हमें जिस कैफे में ले गया वो मामूली जगह न थी, निहायत सजी सजाई और रोशनियों से जगमगाती हुई जगह थी। वसीओ अरीज हॉल में सैकड़ों कुर्सियां रखी हुई थी। स्टेज पर एक मौसीकार पियानो बजा रहा था। बेशुमार फौजी ऑफिसर, टूसी हसीनो जमीन लड़कियां थी। खाना पीना खुशगपियां चल रही थी। हम एक मेज पर बैठे और गेरोन ने खाने पीने का ऑर्डर दे दिया। क्या तुम्हारे पास मुकामी करेंसी है? काफी ज्यादा, और ये मैंने एक जर्मन की जेब काट के हासिल की। तुम हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हो। बहरहाल हम लोग काफी देर तक होटल में वक्त गुजारते रहे। उसके बाद वापस अपने ठिकाने पे आए। गेरोन ने कहा, एक शख्स को मैंने अपनी जाल में फांसा है। थोड़ी बहुत रकम भी दे दी है। भला हो उस जर्मन सरमायादार का जिससे मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। बहरहाल वो शख्स हमारे यहाँ निकलने में मदद करेगा। दूसरे दिन बहुत देर तक गलियों और बाजारों में गुजरते हुए आखिरकार हम एक कैफे के सामने पहुंचे। कैफे में दाखिल हुए। ये एक छोटा सा शराब खाना था जिसमें टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हुई थी। फर्श पे गिर्द और कूड़े के ढेर पड़े थे। यहाँ एक शख्स ने हमारे करीब पहुँच के कहा, आओ, मैं किसी हद तक तुम्हारा काम करने में कामयाब हो गया हूँ। मेरी जान, मैं तुम्हें तयशुदा मुआवजे के अलावा भी बहुत कुछ दूंगा। मेरा एक दोस्त यहाँ से मोटर बोट के जरिए स्वीडन जा रहा है। मैंने उससे तुम्हारी बात की है। कहाँ है वो इस वक्त? ये तो मैं नहीं बता सकता, अलबत्ता तुम उनके पास लेकर जा सकता हूँ। चलना चाहो तो चलो। हाँ, हमें चलना चाहिए। बहरहाल हम उसके साथ चल पड़े। फिर कई गली कोचों बाजारों में घूमने के बाद वो एक मुख्तसर से मकान पे पहुंचा और फिर वो हमें अंदर ले गया। अंदर एक बड़े से कमरे में हम बैठे। कुछ ही देर के बाद वो शख्स दो आदमी के साथ कमरे में आया। वो दोनों अजनबी काफी कवि हैकल थे। एक के हाथ में लकड़ी का मोटा सा डंडा था। डंडे वाला शख्स दरवाजे पे ऐसे खड़ा हुआ जैसे पहरेदार हो। दूसरे शख्स ने कहा, तुम लोगों का ताल्लुक कहाँ से है? स्वीडन से। नहीं, मुझे बताया गया है कि तुम ब्रिटिश हो। अगर तुम्हें ये बताया गया है कि हमारा ताल्लुक बरतानिया से है तो फिर यकीनन बताने वाले ने ठीक बताया। हम स्वीडन जाना चाहते हैं। खैर, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। सुना है तुम बेहतर मुआवजा अदा कर सकते हो, जितना मुमकिन हो सके उतना। हमारे दरमियान सौदेबाजी हुई, सौदा तय हुआ। फिर एक मोटरबोट हम तीनों को लेकर चल पड़ी। यकीन नहीं आ रहा था इस तरह इस भयानक माहौल से आजादी मिल जाएगी। मैं अब इन पुरअसरार कुव्वतों से मायूस हो चुका था जो मेरी मदद करते रहे थे। सब ड्रामेबाजी थी, न जाने क्या क्या खोया। अगर इन सारी बातों में सच्चाइयाँ थी तो फिर सारे के सारे कहाँ मर गए।
कहीं से कोई पसीरा नहीं हुई। मोटर बोट का सफर खत्म हुआ। हम स्वीडन पहुंच गए। ये दोनों यानी ग्यू और गेरोन कमाल के साथी साबित हुए। इन्होंने भरपूर मदद की और फिर मुझे लंदन पहुंचकर ये मालूम हुआ कि ग्यू एक तरह से शाही फैमिली का फर्द है। लंदन में अच्छी तरह साहिबे हैसियत था। उसने कहा, मेरे दोस्त हमारा साथ इतना रह चुका कि मैं तुम्हें अपना बेहतरीन दोस्त तस्वर कर सकता हूँ, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें अपने साथ ठहरा नहीं सकता। कुछ ऐसे ही पोशीदा मामलात हैं। अभी मुझे आम निगाहों से खासे दिन तक रोपोश रहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अपनी क्याम में ले जाता। नहीं ग्यू, कोई बात नहीं। जितना वक्त तुम्हारे साथ गुजरा है मैं ये समझता हूँ कि वो हम जिंदगी में कभी ना भूलेंगे। मगर तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। बिल्कुल ही फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा भरपूर तरीके से साथ दूंगा। मैं किसी अच्छी सी 5 स्टार होटल में तुम्हारे लिए बंदोबस्त करता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर वापस जाऊंगा।